Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are preparing for your CET exams and I hope you all are mentally ready. So मैंने सोचा कि आपके सपोर्ट में मैं भी आ जाता हूँ कि इस CET मिशन CET को हम लोग किस तरह सक्सेसफुली पास कर सकते हैं. ओके, इन दिस लेक्चर हम लोग सिलेबस एंड ऑल दैट टेक्निकल थिंग्स उनको डिस्कस करने वाले नहीं हैं. मैंने चाहा कि आप लोगों के पास सिलेबस आ चुका है, डेट्स आ चुकी है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है. ओके, एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर CET. मेरा पर्पज ये है कि हाउ यू कैन एक्सेल इन योर CET एग्जाम. What is the importance of this CET exam and how you can shine in this. And first of all, I will start my lecture with a quotation that everyone who is appearing for this exam वो अपने आप से प्रॉमिस करे, I have to do it, yes I can do it. I have to do it, yes I can do it. क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया फिर भी आपके पास 10th का रिजल्ट है. अब आप लोग हायर स्टडीज के लिए, स्पेशली 11th के एडमिशन के लिए कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का आपका जो प्लान है वो ऐसे ही पूरा नहीं हो जाएगा. गवर्नमेंट ने जो CET को अरेंज किया है उसके लिए उसका प्लान ये है कि जितने कॉलेज के सीट्स हैं उन सीट्स को स्टूडेंट्स को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा है तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट कोड डाला है, डिस्ट्रिक्ट डाला है, तालुका कोड डाला है और आपके एरिया के जो कॉलेज आप प्रिफर करते हैं उसके लिए आप लोग एडमिशन चाहते हो. तो देखिए, एडमिशन उसी को मिलेगा जो CET में हायर रैंक पर आएगा. तो अगर आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज चाहिए तो आपको CET के लिए सिंसियरली कुछ एफर्ट्स लेना होगा. यू हैव टू बी सिंसियर एंड प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. मैं आपको कुछ सपोर्ट कर सकता हूं इस एग्जाम के लिए. तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CET एग्जाम. CET एग्जाम के लिए हम 10th वाले कैसे प्रिपेयर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सिलेबस है. सिलेबस आपको उस नोटिफिकेशन में आ गया है जहां पे आपने अपने फॉर्म्स को रजिस्टर किया है. ऑन द सेम साइट यू कैन गेट द सिलेबस. और सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो आपका 10th में था. उसमें से कुछ पार्ट्स कम हुआ है, वो आप लोग चेक कर सकते हो. क्योंकि अगर हमने वो डिस्कस करना भी स्टार्ट किया तो हमारा इस आज के लेक्चर का जो मेन मोटो है वो पीछे रह जाएगा. आप लोग सिलेबस वहां से देख लीजिए. आपको पता है कि आपको 100 क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे. एवरी क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट 1 ऑप्शन फॉर दैट. तो आपको वही बच्चा आप में से उस MCQ पैटर्न में अच्छा एक्सेल कर सकता है, शाइन कर सकता है, जिसका नॉलेज थॉरो है, जिसका इस पूरे 1 साल में बेस्ट स्टडी हुआ है, जो पूरे सिलेबस से होकर गुजरा है. तो वही इस CET एग्जाम को हायर रैंक के साथ क्रैक कर सकता है. तो आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं. 25 फॉर इंग्लिश, 25 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश, 25 फॉर साइंस, 25 फॉर मैथ्स, 25 फॉर सोशल स्टडीज. ये 100 क्वेश्चन का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप सब लोग जानते हो. अब इसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है. तो प्रिपेयर ऐसे करना है आपको कि आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, उस सिलेबस को आपको अब मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में लेना होगा. हाउ? आपके जितने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं, 1 वर्ड वाले आंसर है,
मेक द पेयर्स वाले जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप पहले देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, मेक द पेयर्स, इसमें से ही ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सारे सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया जाएगा। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस है आपके पास, आपको एक ऑप्शन को क्लिक करना है। OMR शीट में आपको सर्कल को राउंड करना है, तो ये सर्कल को राउंड करने के पहले आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आपका जो आंसर है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि कभी कभी 2 आंसर्स अपने को राइट लगते हैं, कभी 3 आंसर्स राइट लगते हैं, तो उसमें जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है उसी को आप सिलेक्ट उसी समय कर पाएंगे जब आपकी स्टडी उस टॉपिक के लिए थॉरोली हो चुकी होगी। तो आपको ये इस तरह से सिलेबस आपको पता है, आपको 100 क्वेश्चंस करना है और आपको अपने सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके जो टेक्स्ट बुक के, उसको 1 वर्ड में कन्वर्ट करना है, 1 वर्ड में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके लिए आप जब स्टडी करना स्टार्ट करते हो, टेक्स्ट बुक लेते हो, तो आपको हाइलाइटर का यूज कर सकते हो, यस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग प्रिफर करेंगे जिनके आंसर्स 1 वर्ड और 3 वर्ड्स के अंदर आते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस के फॉर्म में आंसर नहीं रहने वाले हैं, रेयरली रहने वाले हैं। 1 वर्ड आंसर का मतलब होता है उसी को हम MCQ में इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप हाइलाइटर लेकर बैठिए और उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी उन पॉइंट्स को मार्क कीजिए। और मैंने सुना है कि मार्केट में कुछ CET के लिए बुक्स भी आई हैं, आप उनको भी रिफर कर सकते हो, अलग अलग पब्लिकेशंस की है। यू कैन टेक ऑफ योर चॉइस एंड यू कैन स्टडी दिस मैटर विथ योर रिस्पेक्टिव टीचर्स के कौन सा बुक अच्छा रहेगा, उसके बारे में मैं यहाँ कोई आपको प्रोमोट करने वाला नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क। आप किसी भी बुक पर 100% रिलाय नहीं कर सकते, आपको रिलाय करना है अपनी सेल्फ स्टडीज पे। किसी बुक पर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पेपर सेट करने वाला होगा वो इन बुक्स का सपोर्ट लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितने भी लोग क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, वो एक लाइन पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। वो क्यों नहीं रहने वाले मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता दूंगा। इजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसको कभी कभी हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। हाउ? सी द सेकंड पॉइंट। अवर टुडेज सेकंड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपको ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का रहने वाला है एंड यू आर गिवन 2 आवर्स 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, जब आप उसका सारी प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, आपको पेपर तो पहले ही मिल जाएगा 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्रायर। आपको उसमें अपना रोल नंबर और जितने भी जो रिक्वायर्ड डाटा है वो फिलअप कर लेना होगा। प्योरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको 120 मिनट्स नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि आई हैव टू सॉल्व दिस पेपर इन 100 मिनट्स। मुझे 100 मिनट्स में सॉल्व करना है। जब आप 100 मिनट का टारगेट बनाओगे तो आपके लिए इस पेपर को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कहीं बुक्स मिल रही हैं उन बुक्स में देखकर कि ये हम 10 क्वेश्चन को 10 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं विदाउट सीइंग द आंसर। बाद में आप उसके आंसर्स टैली कर लीजिए। आप स्टडी जब कर रहे हैं तो आप आंसर्स को हाइड कर सकते हो और क्वेश्चन ले सकते हो, या किसी अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर को बोलिए कि आप हमको इसमें से 10 क्वेश्चन निकाल कर दीजिए और हम इसको 10 मिनट्स में सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। बाद में आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो ये क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं जो 1 मिनट में सॉल्व होंगे, गारंटेड होंगे। एवरी क्वेश्चन विल हार्डली नीड 1 मिनट। जब आपके पास 100 मिनट्स हैं,
और 100 क्वेश्चंस है तो टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जो आप बड़े बड़े डेरिवेशंस करते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन है, उसको आपको रीड करना है और उसके 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको कि आपने किसी भी क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले मिनिमम 2 टाइम्स रीडिंग करना है। एवरी क्वेश्चन शुड बी रेड ट्वाइस बिफोर सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के पहले मिनिमम 2 टाइम्स पढ़िए। और मेरा इतने साल का ये एक्सपीरियंस है कि जब लोग किसी क्वेश्चन को 2 और 3 टाइम्स पढ़ते हैं, जब वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़ने में उनको आंसर मिल जाता है विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। अगर किसी का स्टडी अच्छा रहा ना, तो जब वो 2 और 3 टाइम्स उस क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसको आंसर मिल जाता है विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। तो बहुत अच्छी बात है। और किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 20 सेकंड 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाले हैं। तो आप इसको एक स्लोगन बना लीजिए, आई हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस, आई हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस। आप 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, कहीं नीड पड़ती है तो आप 3 टाइम्स भी पढ़िए। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, रीडिंग वंस एंड सिलेक्टिंग द ऑप्शन, इसको कभी भी आपने नहीं करना। एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुशी में यस आई नो दिस और हमने सिलेक्ट कर दिया, तो बाद में हमको कभी कभी पछताना पड़ता है कि अरे यार एक बार और ध्यान से पढ़ लेता। तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद आप ऑप्शंस देखिए, और ऑप्शंस सारे कभी कभी कनेक्टेड होते हैं, कभी कभी रैंडम भी होते हैं, लेकिन आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह कर सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिलेंगे तो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स में हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को आपने ज़्यादा समय लगा दिया तो वो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अच्छा, एक बार आपने कोई आंसर सिलेक्ट कर लिया, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि 2 और 3 टाइम्स आप पढ़िए, और अगर आपका 10 मिनट पहले पेपर भी हो गया तो इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन आपने किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मोर लग रहा है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाद में फिर जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे थे उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको किसी भी क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। जो बाद में आपके 20 मिनट्स मैंने कहा जो बचते हैं, उसके लिए फिर आप वो जो हायर डिफिकल्टी लेवल वाले जो क्वेश्चन उनको कर सकते हो, लेकिन हायर डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन बहुत ही कम रहने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटी सिलेक्शन। प्रायोरिटी सिलेक्शन आपने जो 1 साल भर स्टडी किया है, तो हर एक बच्चे का एक किसी सब्जेक्ट के प्रति एक मास्टरी होती है, परफेक्शन होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सोशल स्टडीज में। बहुत सारे बच्चे साइंस का उनका अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। तो आप क्या करिए, प्रायोरिटी सिलेक्शन के बेस पर वो 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हाउ? आपको अगर साइंस में रुचि अच्छी है, आपका साइंस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, फर्स्ट सॉल्व 25 क्वेश्चन ऑफ साइंस। साइंस के आप पहले वो 25 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत ही परफेक्ट होते हैं, उनको कोई चीज़ सॉल्व भी नहीं करना पड़ता और वो ट्रिक्स के द्वारा अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी है जिनको मैथ्स टफ लगता है, साइंस टफ लगता है, कारण कि इंग्लिश में और सोशल स्टडीज़ में आपको 1 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, या तो आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो। इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। आप जानते हो कॉन्फिडेंस के साथ तो उसको उस सर्कल को राउंड कर दीजिए, नहीं जानते हो तो आगे बढ़ जाइए, बाद में हम देखते हैं। ऐसा करके इंग्लिश सोशल स्टडीज़ को अगर हमने पहले कर लिया, फिर हमने नेक्स्ट साइंस को लिया, और लास्ट में अगर हम मैथ्स को लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स टफ जाता है, तो वो मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं।
फिर भी आपको ये कोशिश करना है कि एट लास्ट यू शुड हैव 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टू ओवरलुक योर क्वेश्चन पेपर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा एक पोर्शन ही छूट जाता है और बाद में हम लोग रुकते रहते हैं। तो आपको सीटी में अच्छा स्कोर करना है, तभी आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। इसलिए बहुत ही सिंसियरली इस एग्जाम को आपको लेना है। तब टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सिलेक्शन को बहुत ध्यान से करोगे कि हमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट की लाइकिंग्स हैं, सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पर हम प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने अंडरस्टैंडिंग वाला, अपने कॉन्फिडेंस वाला सब्जेक्ट पहले करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और फिर हम बाकी क्वेश्चन को भी इजीली कर लेते हैं। और अगर हमने पहले ही डिफिकल्ट लेवल को सिलेक्ट कर लिया तो उससे हमको स्ट्रेस आ सकता है। वी हैव टू अवॉइड दिस टेक्निक, सॉल्व दैट पोर्शन विच इज डिफिकल्ट टू यू एट द लास्ट। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको लास्ट में सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है? एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले तो आपको सेंटर बता दिए जाएंगे। आपको जहां आपने वेबसाइट पे अपना फॉर्म रजिस्टर किया है उसी आपके साइट पर और आपके पर्सनल लॉगिन में उसका आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है और एग्जामिनेशन सेंटर एक दिन पहले जाके देख लेना, वहाँ का मतलब आपको वहाँ पहुँचने में कोई डिफिकल्टी ना हो। एक दिन पहले जाकर आप वो एग्जामिनेशन सेंटर को देख कर आए अपने पेरेंट्स के साथ, और नेक्स्ट डे आप हाफ एन आवर प्रायर, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए, सो दैट यू विल बी रिलैक्स रहेंगे आप अपने साथ। आपको पता है कोविड सीजन चल रहा है, मास्क ले जाइए, वाटर की बोतल ले जाइए, सैनिटाइजर ले जाइए, वो साथ में रखिए अपने बैग में। और अपने कंपास में ब्लू पेन, ब्लैक पेन एटलीस्ट 2 आपको रखना चाहिए, पेंसिल रखना चाहिए, रबर रखना चाहिए। स्केल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्केल क्योंकि ये OMR शीट है, आपको सिर्फ उसमें फिलअप ही करना है, पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना है। नेवर यूज़ पेंसिल फॉर फिलिंग योर दैट सर्कल्स। अगर वो यूज़ किया तो आपका वो क्वेश्चन इनवैलिड कहलाएगा। पेन से ही आपको सर्कल करना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा कि वो राइट है या रॉन्ग है, वो पेंसिल से पहले उसको सर्कल को डार्क कर लेते हैं, बाद में उसको पेन से करेंगे। सपोज आपने पेंसिल से सर्कल को डार्क करते रहे और आपने उसको पोस्टपोन कर दिया कि ठीक है मैं उसको बाद में पेन से सर्कल कर दूंगा एक बार और रीड करने के बाद, और अगर आपको समय नहीं मिला तो पेंसिल से सर्कल किया हुआ आपका जो है वैल्यूएशन में नहीं आएगा। वैल्यूएशन में नहीं आएगा, आपको पेन से ही उस सर्कल को पूरा फिलअप करना है। इस बारे में आप केयरफुल रहिए। और फिर एक बार और मैं यहाँ पे वही बात रिपीट करूँगा कि आप काम एंड क्वाइट रहिए, मतलब पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, तो आपको एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। रिलैक्स रहिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। अब जो भी होगा अब आपको अपने आप को प्रूफ करना है इन 120 मिनट्स में। और रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस, मिनिमम ट्वाइस। आप 3 टाइम्स पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है, लेकिन 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ने से आंसर अपने को विदाउट ऑप्शन मिल जाता है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। आई हैव गॉट लॉट ऑफ फीडबैक व्हेन आई टोल्ड दिस टेक्निक टू माई स्टूडेंट्स। उन्होंने बताया सर आपका ये वाला टेक्निक बहुत अच्छा लगा, हमने 2 बार 3 बार पढ़ा, हमको आंसर नहीं मिल गया था, हमको ऑप्शन भी नहीं देखना पड़ा, ऑप्शन में देखा वो आंसर हमारे पास अवेलेबल। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक बार पढ़ने वाले जो खुशी में किसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बाद में बोलते हैं एक बार और पढ़ लेना, प्लीज़ ये गलती कभी नहीं करना बच्चों, प्लीज़। ओके, तो इन एग्जामिनेशन हॉल यू शुड प्रिपेयर्ड विथ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। यू हैव टू बी रिलैक्स, यू हैव टू बी काम, you have to be positive at the time of examination। जितना आप अपने माइंड में स्ट्रेस कम रखेंगे उतना अच्छे से आप एग्जाम सॉल्व कर सकते हो। उसी से रिलेटेड अपना ये 5th पॉइंट है, मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए भी, दुनिया में हर किसी भी एग्ज़ाम के लिए या हमारे लाइफ में किसी भी सिचुएशन के लिए हमारा मेंटल स्ट्रेंथ
डिसाइड करता है कि व्हाट एक्शन वी विल परफॉर्म, हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हम पहले से ही स्ट्रेस्ड हो गए तो ये इजी पेपर भी हमको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। और मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर इजी रहने वाला है। आप लोग सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी तरह से अपना तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज चाहिए और आपको प्रूफ करना है कि ये जो मार्क्स हमको स्कूल से मिले हैं, हम इसको डिजर्व करते थे, इससे बेटर डिजर्व करते थे। ये आपको प्रूफ करने का समय अब आया है। तो बी प्रिपेयर्ड, कीप इन वन थिंग इन माइंड दैट इफ you think you can do it, then you are right. If you think you cannot do it, then also you are right. First, control your thinking process. अपनी mental strength को control कीजिए। Yes, I can do it. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। इस attitude के साथ आप एग्जाम के लिए जाइए। I hope you will excel. आप बहुत अच्छा करेंगे। आप अपने मन को यकीन दिलाइए, अपने दिल को यकीन दिलाइए कि मुझे बहुत अच्छा करना है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी स्टडी की है और आपको आंसर्स वहाँ पे मिल रहे हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, टाइम आपको भरपूर मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से कर सकोगे। आई होप एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब के सब इस सीईटी एग्जाम में कामयाब हों और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सको। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।